अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप ये लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत ही आएगा कि ये मेरा नहीं बल्कि हिस्टोरियंस का काम है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को आज तक वर्ल्ड का कोई भी हिस्टोरियन डिकोड नहीं कर पाया है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इस सिविलाइजेशन का असली नाम क्या था, इनका ट्रेड नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला था, और क्या इस सील में शिवजी विराजमान है? ये सभी कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जो हमारे मन में इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर कंफ्यूजन पैदा करती है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था, मैं हाजिर हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स को लेकर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि इस सिविलाइजेशन की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को वर्ल्ड का कोई भी हिस्टोरियन आज तक डिकोड नहीं कर पाया है, जबकि इसकी कंटेम्प्ररी इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिकोड हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजिप्शियन स्क्रिप्ट को एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज और मेसोपोटामियन को ओल्ड पर्शियन स्क्रिप्ट से मैच करके डिकोड किया गया था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट पर ग्रीक्स और मेसोपोटामिया पर पर्शियंस ने अपना अधिकार कर लिया था। उनकी लैंग्वेज को इन सिविलाइजेशंस की हायरोग्लिफ्स से मैच कर लिया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इंडस स्क्रिप्ट को अब तक किसी भी लैंग्वेज से मैच नहीं किया जा सका है। शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसके तुरंत बाद वाली वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख हमें नहीं मिले हैं। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमारे अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट्स यानी चारों वेद भी 11th सेंचुरी के हैं, यानी जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ की सील्स में स्पेस कम पड़ जाने के कारण लेफ्ट साइड पर लेटर्स दबे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्पेस कम पड़ जाने के कारण लाइन के अंत में लेटर्स थोड़े कम स्पेस में लिखते हैं। इस तरह से ये अंदाजा लगाया गया कि ये लैंग्वेज जरूर राइट टू लेफ्ट लिखी जाती होगी, जैसे कि आज अरबी, फारसी और उर्दू लिखी जाती है। ये राइटिंग्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स, कॉपर ब्रोंज से बनी प्लेट्स और टूल्स, पॉटरीज, स्टोन बैंगल्स एंड गोल्ड ज्वेलरीज पर देखने को मिलती है। लैंग्वेज के बारे में कोई आइडिया न होने के कारण इस सिविलाइजेशन के रियल नेम के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है। हालांकि मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स ने दिलमन, मगन और मेलुहा को अपना ट्रेडिंग पार्टनर बताया है। यहाँ मेलुहा को शुरुआत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जोड़ा गया, मगर डिटेल्ड रिसर्च के बाद पता चला कि एक्चुअली मेलुहा टर्म स्पेसिफिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं जुड़ा था, बल्कि ये टर्म मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ईस्टर्न पार्ट्स को डिनोट करता था। जस्ट लाइक हिंदू शब्द का इस्तेमाल पर्शियंस सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोगों के लिए किया करते थे, न कि भारत या किसी धर्म के लिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक और मिस्टीरियस एस्पेक्ट ट्रेड है। स्टडीज के अभाव में इसकी जानकारी भी लिमिटेड है। खनन से मिली कलाकृतियों का इस्तेमाल रॉ मटेरियल्स, और ये रॉ मटेरियल्स आज जिन जिन साइट्स पर मिलते हैं उस बेसिस पर इस सिविलाइजेशन से होने वाले ट्रेड के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। खेतड़ी की माइंस से कॉपर और तोशाम की माइंस से इनकी सप्लाई होती थी। लेड और जिंक भी शायद राजस्थान से ही मंगाए जाते थे। इस सिविलाइजेशन में गोल्ड ज्वेलरीज का चलन बहुत था, और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में गोल्ड केवल कर्नाटक के कोलार माइन से मिलता है, और उस समय कोलार एरिया में नियोलिथिक ट्राइब्स रहती थी। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन लोग भी नियोलिथिक कबीलों से गोल्ड मंगवाते होंगे, क्योंकि कर्नाटक के पिखली हल से कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी बीड्स मिली हैं, जो कि इस पॉसिबल गोल्ड ट्रेड की ओर इशारा करती हैं। अधिकांश स्टोन्स गुजरात से आते थे बजाय कि लाजवर्द यानी लेपिस लझूली के। ये लेपिस लझूली अफगानिस्तान और बलोचिस्तान की चगाई हिल्स से आता था। अब इस अलग थलग इलाके शोर्तगोई को देखिए। ये इलाका इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेनलैंड की नियरेस्ट साइट रहमान धेरी से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के वासियों ने ये आइसोलेटेड सिटी बसाई ही क्यों? इसका जवाब है कि
यहाँ लैपिस लजूली की माइंस थी, क्योंकि लैपिस लजूली अधिकांश मौकों पर बार्टर ट्रेड के लिए यूज होता था, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। इसी कारण ये आइसोलेटेड सिटी बसाई गई होगी। इसके अलावा ये साइट ट्रेड आउटपोस्ट के रूप में भी इस्तेमाल होती होगी, जहाँ से मेसोपोटामिया से ट्रेड होता होगा। तुर्कमेनिस्तान की अल्त्यान देपे, नामज़का और खापुज से इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी कलाकृतियाँ और सील्स मिली हैं, जिसके कारण इसे मेसोपोटामियन ट्रेड के पॉसिबल रूट के तौर पर देखा जाता है, और ये सारा ट्रेड तुर्तगोई से ही होता था। वहीं हाल में मेसोपोटामिया से ट्रेड का एक सी रूट का भी पता चला है। कुवैत के फैलाका आइलैंड, बहरीन के हमाद और यूएई और ओमान की इन साइट्स पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सी कलाकृतियां मिली हैं, जिसका मतलब ये एक पॉसिबल सी ट्रेड रूट भी हो सकता है। बट अब आता है इस कहानी में असली ट्विस्ट। भले ही मेसोपोटामिया की कई साइट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी कई सील्स मिली हो, मगर हैरानी की बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी साइट से मेसोपोटामिया से जुड़ी कोई भी सील नहीं मिली है। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि शायद मेसोपोटामियन लोग हड़प्पन लोगों से डायरेक्टली नहीं बल्कि बिचौलियों के माध्यम से ट्रेड करते होंगे। हड़प्पन लोग शायद मेनली कार्नेलियन बीड्स का एक्सपोर्ट मेसोपोटामिया करते होंगे, क्योंकि ये पत्थर मेसोपोटामिया की कई साइट से मिला है, जो कि सेम टू सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले पत्थर जैसा ही है। कार्नेलियन बीड्स भले ही मेसोपोटामिया एक्सपोर्ट होता हो, मगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के वासियों के लिए शायद ये एक पवित्र पत्थर था, क्योंकि इस सिविलाइजेशन की बहुत सी कब्रों में मुर्दा लोगों के साथ ये पत्थर मिले हैं। कालीबंगा से 75 × 55 सेंटीमीटर आकार के ये फायर अल्टर्स मिले हैं, जो कि जरूर बलि देने के काम आते होंगे। इसके अलावा इस खुदाई में मिली इस फीमेल फिगर को फर्टिलिटी से जोड़ा जाता है। बाद में इस फिगर को मदर गॉडेस का नाम भी दिया गया। हालांकि कई इतिहासकार इसे खिलौना भी मानते हैं, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बड़ी संख्या में ये फिगर्स मिली है, जिस कारण से इसे देवी की मूर्ति ही माना जाता है। अब इस सील को देखिए, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई देवता योग की मुद्रा में बैठा हो, और इतने सारे एनिमल्स होने के कारण हिस्टोरियन जॉन मार्शल ने इस मेल फिगर को पशुपतिनाथ से जोड़ा है, यानी शिव जी। हालांकि हिस्टोरियंस ने इस मेल फिगर को पशुपतिनाथ बताए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। इस फिगर को कबीले का मुखिया, बुलमैन, इंद्र और महिषासुर से भी जोड़ा जाता है, मगर आज भी मार्शल की पशुपतिनाथ वाली थ्योरी ही सही मानी जाती है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि वेदों में जैसे शिव जी का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ये वैसे शिव जी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट पशुपतिनाथ रूपी शिव जी की पूजा हिंदू धर्म में काफी बाद में शुरू हुई। ये कह पाना मुश्किल है कि ये वास्तव में शिव जी हैं या नहीं। हालांकि दूसरी तरफ ये बिल्कुल श्योर शॉट है कि इस सिविलाइजेशन में एक भी स्ट्रक्चर रिलीजियस प्लेस जैसा नहीं मिला है। मतलब ये लोग मंदिरों में धार्मिक कार्य नहीं करते थे। वैसे तो इस सिविलाइजेशन में जानवरों से जुड़ी बहुत सी सील्स मिली है, बट ये यूनिकॉर्न सील कुछ खास है। क्योंकि ये एक काल्पनिक जानवर है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शायद इस जानवर से जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताएं अवश्य रही होंगी। ग्रेवयार्ड से मिले स्केलेटन को एग्जामिन करने के बाद पता चला कि यहाँ के लोग स्वस्थ थे। ये अलग अलग ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स से थे, जैसे फार्मर, हर्डर्स, क्राफ्ट्सपीपल, मर्चेंट, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, स्वीपर्स, गार्बेज कलेक्टर एटसेट्रा। बट अब भी हमें इनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये सिविलाइजेशन सेंट्रलाइज्ड थी और मोहनजोदड़ो इसकी कैपिटल थी, जबकि कुछ इस फैक्ट से एग्री नहीं करते। ऐसे स्कॉलर्स का मानना है कि ये सिविलाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड थी और हर शहर के अलग अलग शासक थे। हालांकि ये हम कह सकते हैं
कि इस सिविलाइजेशन के लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि अब तक प्राप्त कलाकृतियों में से वेपन्स बहुत कम मिले हैं। हालांकि सेना की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन की सिक्योरिटी करना भी एक बड़ा काम था और धौलावीरा की मजबूत फोर्टिफिकेशंस आर्मी की प्रेजेंस को कंफर्म भी करती है। अब इस स्टोन बस्ट को देखिए। ऐसे बस्ट्स कंटेम्प्ररी इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बड़ी संख्या में मिले हैं, जो ताकतवर रूलर्स को प्रदर्शित करते थे। मगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में केवल यही एक स्टोन बस्ट मिला है। इस कारण से क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि ये रूलर्स ही थे। कुछ स्कॉलर्स इस बस्ट को पुरोहित यानी प्रीस्ट मानते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये प्रीस्ट और किंग दोनों ही हों। इस कारण से इस बस्ट का नाम प्रीस्ट किंग रख दिया गया। जैसा कि हमने जाना, इस सिविलाइजेशन की बहुत सी मिस्ट्रीज का सॉल्व होना बाकी है, और इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को डिकोड किया जाए। इससे इस सिविलाइजेशन से जुड़े बहुत से डिस्प्यूट्स पर भी फुल स्टॉप लग सकता है, जैसे कि इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का आखिर इतनी तेजी से डिक्लाइन कैसे हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारे कोई भी नए वीडियोस को मिस न करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।